या मैं कहिए तो सिद्धार्थ प्रभाकर जी से ले लूं, क्योंकि ये मौके पे थे चेन्नई में, और वहां क्या हुआ और वहां क्या जनमानस है। प्रभाकर साहब, एक चीज ये बताइए, जो जो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि राज्यपाल की इस हरकत का किसी भी तरह से बचाव जो विपक्षी पार्टी है तमिलनाडु में वो भी नहीं कर रही है। बीजेपी को छोड़ दीजिए, लेकिन एआईडीएमके या कोई और पार्टी नहीं कर रही है, न विधानसभा के अंदर न विधानसभा के बाहर। और मैं जो मूल बात है कि रवि को अब वहां पे डिसरप्टर की तरह ही देखा जा रहा है, कि रवि जी का ये माना जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिव आदमी कुछ अच्छा करने गए, या उनको ये बिल्कुल साफ है कि वो एक डिसरप्टर की तरह वहां तमिलनाडु राज्य में काम कैसे न हो पाए इसकी जुगत में हरदम रहते हैं। और ये जो कल स्टालिन साहब ने किया उसके उसके रिपरकशंस क्या है? सिद्धार्थ साहब। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। सर, मैं डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आपने कहा कि जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने भी गवर्नर के मूव को सपोर्ट नहीं किया है। तो मैं आज के टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसने काफी डिटेल में जो वो 9 मिनट में आए और 8 मिनट में आए और गए, उसका एक बढ़िया सा उन्होंने आर्टिकल एक छापा है, तो उसमें से मैं पढ़ता हूँ। Soon after the governor left, Chief Minister M.K. Stalin rose to move a motion to record only the printed text of the governor's address. It was adopted unanimously by the House, with the main opposition party ADMK and members of BJP and DMK allies present and not objecting. तो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के मेरे ख्याल में 4 या 5 एमएलए हैं असेंबली में, उन्होंने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड टेक्स्ट है जो गवर्नर का, वो रिकॉर्ड किया जाए। सर, तो बात यह है कि 2023 में भी यही हुआ, मेरे ख्याल में 2023 में भी यही हुआ, 24 में भी यही हुआ, 25 में भी यही हुआ। यही आर.एन. रवि सर गवर्नर आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने बाद में एक प्रेस रिलीज इश्यू किया कि आई डोंट एग्री विद द गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड एड्रेस जो मुझे पढ़ना है, और फिर बाद में उन्होंने वो बाहर चले गए। ठीक है, और फिर बाद में जो भी हुआ है वो एकदम एक रिप्ले, एक्शन रिप्ले जो हम कहते हैं क्रिकेट या स्पोर्ट टेलीकास्ट में, एक्शन रिप्ले की तरह वही चीज एक बार फिर से हुआ है कल। सर, इसमें बात यह है कि रूल्स ऑफ द हाउस क्या है, क्या हाउस के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स के सिवाय और कोई भी बात कर सकता है कि नहीं, तो उसका भी एकदम क्लियरली स्पीकर अप्पाऊ ने रिकॉर्ड किया है कि only MLAs are permitted to express their views in the assembly. The governor has no right to express his views in the assembly. ठीक है, और ये जो गवर्नर्स एड्रेस है वो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बताना चाहती है पब्लिक को, उसी को गवर्नर को पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो नया मोडालिटी ला रहे हैं गवर्नर कि नहीं, मैं वो नहीं पढ़ूंगा जो गवर्नमेंट ने दिया है, मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनली उनको कोई राइट नहीं है ये कहने का कि मैं खुद के व्यूज कहना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 8 मिनट में आए गए, 8 मिनट में वो आते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर, उन्हें अप्पाऊ जी रिसीव करने आते हैं, शॉल पहनाते हैं, फिर वो अंदर आते हैं, और फिर ये टोटल 8 मिनट में वो बाहर भी चले आ जाते हैं। और उसके बाद तुरंत 2-3 मिनट में उनका स्टेटमेंट आता है, राजभवन का जो लोक भवन कहते हैं आज, उसका एक स्टेटमेंट आता है, लंबा सा स्टेटमेंट है। तो मैं वो स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हिंदू में आज एक बढ़िया सा फैक्ट चेकिंग हुआ है उस स्टेटमेंट का। तो उन्होंने कहा है कि गवर्नर रवि के जो क्लेम्स है वो गलत है। कौन से क्लेम्स है? उन्होंने कहा एफडीआई इनफ्लोज में तमिलनाडु इज स्ट्रगलिंग टू रिमेन एट 6th अमॉन्ग स्टेट्स, लेकिन हिंदू का आर्टिकल के फैक्ट चेक ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 26 तमिलनाडु इज रैंक्ड 3rd हाईएस्ट। दूसरी बात आती है एमएसएमईज की, उसी तरीके से एक फैक्ट चेक हुआ है। फिर लोक भवन के प्रेस रिलीज ने कहा है कि तमिलनाडु में 20,000 सुइसाइड्स हुए हैं, लेकिन हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स नहीं, गवर्नर ने कहा कि 20,000 सुइसाइड हुए हैं जो देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र में तमिलनाडु से ज्यादा सुइसाइड है। ये ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में सुइसाइड्स 20,000 है तो कम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट कह रहे हैं वो सही नहीं है। और जो नारकोटिक्स की बात कर रहे हैं
कि तमिलनाडु में बहुत सारे नारकोटिक्स है, बहुत खराब है। नारकोटिक्स का प्रॉब्लम देश के हर स्टेट में है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले मैं महाराष्ट्र के मुंबई के बारे में कोई पॉडकास्ट देखा, तो वहां भी यही प्रॉब्लम है। वहां भी पब्लिक या कमेंटेटर्स वही बात कर रहे हैं। फिर रेप केसेस, क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स, तो ये काफी बढ़िया फैक्ट चेक हुआ हिंदू का गवर्नर के स्पेसिफिक एलिगेशंस के बारे में। तो ये है सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, सेट प्रोसीजर क्या है, क्या गवर्नर खुद के थॉट्स प्रेजेंट कर सकते हैं असेंबली में? तो मेरे हिसाब से तो लॉ सेटल्ड है, वो नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम है सर। यहाँ मेरे हिसाब से पब्लिक सेंटिमेंट में इवन डीएमके के जो लीडर्स हैं वो अभी गवर्नर का मजाक उड़ाने के तरीके से बात कर रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि जब भी डीएमके के अगेंस्ट थोड़ा पब्लिक प्रेशर बढ़ता है तो गवर्नर हमारी मदद करते हैं, ऐसा करके। तो इनडायरेक्टली वो ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नर के अगेंस्ट जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो काफी स्ट्रांग है, और उन्हें एक बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट ही माना जा रहा है। सिद्धार्थ जी, मैं एक चीज जरा जी सिद्धार्थ जी, मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि स्टैलिन साहब ने ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात है सबसे जोरदार ढंग से वही उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं इस बात को। हाल के दिनों में भी हमने 2 दिन पहले देखा, वो उस पर मैं नहीं हो पाया कार्यक्रम, मैं कोशिश कर रहा था करूं। उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड को इन्होंने पोस्टपोन किया है। उन्होंने एक पैरेलल साहित्य अकेडमी अवार्ड 7 भारतीय भाषाओं में शुरू कर दिया, और उनका कहना है कि आने वाले अगले साल में वो सारी भाषाओं को भी कवर करेंगे, 5 लाख रुपए का पुरस्कार। तो मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा हूं, उन्होंने अभी कल स्टेटमेंट दिया, वो जानते हैं कि आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गवर्नर की कोई जरूरत ही नहीं है। सही बात तो है, गवर्नर की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर गवर्नर का, उन्होंने कल फिर स्टेटमेंट दिया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की पहल करेंगे जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हो, इसको खत्म कर दिया जाए। तो ये तो ज्यादा ठीक है। और लेकिन वो, मैं जिस रेफरेंस से आपसे पूछ रहा हूं, somehow he is becoming the champion of the स्टेट अथॉरिटी, स्टेट की जो ताकत है और जो फेडरलिज्म किस तरह से चलेगा, वो उसके देश के नायक के रूप में उभर रहे हैं। मैं इस पे जरा आपसे समझना चाहता हूं कि हो सकता है स्टैलिन साहब का, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस समय बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्या इस मामले में तमिलनाडु, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि सारी पार्टीज एक तरह से खड़ी हैं, इस पे मैं एक छोटी टिप्पणी आपके चाहूंगा कि स्टैलिन साहब का जो रोल है। सर, हम 2026 में हैं, इसीलिए हम एमके स्टालिन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टाइम मशीन में जाके 2014 या 2012 में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जयललिता भी इतनी ही कड़ी, स्ट्रांग तरीके से स्टेट राइट्स के बारे में बात करते थे। कोई भी उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कोई भी हो, उन्होंने, क्योंकि डीएमके एडीएमके दोनों ने बीजेपी के साथ अलाई किया है पास्ट में, ठीक है। लेकिन जब फेडरलिज्म की बात आती है, स्टेट राइट्स की बात आती है, तो जो फाउंडर ऑफ डीएमके अन्नादुरै ने जो एक टेक्स्ट बुक बना के दिया है कि यही है, जैसे तमिल में एक चीज कहते हैं जो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, स्टेट में खुद का राज और सेंटर में कोएलिशन राज। तो ये था उनका मानिलतिल सुयाट्सी, मध्यतिल कूटाट्सी। सो ये था उनका एक टेक्स्ट बुक ये था। तो जो स्टालिन जी कर रहे, सो ये जो आपने जो साहित्य पुरस्कार की जो बात की, जो तमिलनाडु ने अवार्ड अनाउंस किया, उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें। एक है, उसमें हिंदी के लिए अवार्ड नहीं है, हिंदी लिटरेचर के लिए अवार्ड नहीं अनाउंस किया है, एक बात। तो एकदम सटली उन्होंने एक एंटी हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट एक फ्लैग खड़ा किया है। और दूसरी बात यह है कि इनका जो ये मूव है वो स्टालिन के जो टफेस्ट डिट्रैक्टर्स है, जो एक्सट्रीम राइट विंग है, जैसे कि एक हम पब्लिशर बद्री शेषाद्री है, जो क्रिक इन्फो वेबसाइट के फाउंडर है, वो राइट विंग कमेंटेटर माने जाते हैं। तो उन्होंने एक लंबा सा ट्विटर पोस्ट डाला है स्टालिन जी को अप्रिशिएट करते हैं ये मूव के लिए, जो इन्होंने लिटरेचर अवार्ड्स अनाउंस किया है। तो उससे पता चलता है कि ये मूव कितना बढ़िया है और एकदम फॉरवर्ड लुकिंग है, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करता है द्रविडियन आइडियोलॉजीज, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, इस पे जो, जैसे कि किलेडी की हमने बात की है कि किलेडी में कैसे स्टेट ने एकदम एक बढ़िया सा एक फाइट दिया सेंटर के एक्शंस में। सर, दूसरी बात यह है कि गवर्नर की बात आती है तो मेरा उसमें एक अलग सा ओपिनियन है।
सर आज हम देख रहे हैं कि डीएमके गवर्नर के पोस्ट को अपोज कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर रही है कि गवर्नर के पोस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन यही डीएमके जब एमके स्टालिन लीडर ऑफ अपोजिशन थे 6-7 साल के पहले, वो गवर्नर को मिलते थे, गवर्नर को एडीएम के राज के करप्शन के बारे में क्या कहते हैं कंप्लेंट्स गवर्नर के पास फाइल करते थे। तो उस टाइम पे उनका एंटी गवर्नर या गवर्नर की कोई जरूरत नहीं, ये जो उनका पोजीशन था वो कहाँ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो गवर्नमेंट में है और एक अपने आप को एक स्टेट राइट्स के चैंपियन की जो वो है, उसको एक बताने के लिए वो गवर्नर के अगेंस्ट इतना कड़ा सा एक स्टैंड ले रहे हैं, जो जिसके सपोर्ट में मैं हूँ। लेकिन यही डीएमके, यही स्टालिन जब अपोजिशन में थे, उन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर को एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में नहीं देखा, वो एडीएमके के करप्शन को लेके जाते थे उनके पास। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हमेशा हिपोक्रेसी की बात रहती है, जो अप्रिशिएट करने लायक काफी बातें हैं, लेकिन हिपोक्रेसी भी रहती है, तो वो आज हम देख सकते हैं।